Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. तो आज बेटे हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। अच्छा, लेक्चर तो डेली हमारा चलता रहेगा, लेकिन स्टार्ट में वही कुछ बातें कि आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से ही हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो बेटा घर पे रहिए, स्टडीज़ कीजिए, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और अपने घर वालों को भी सेफ़ रखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, हम अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एनालिसिस, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिहाज से बात की थी। एनालिसिस क्या था, मैंने आपको बताया कि दो तरह का एनालिसिस है, एक आपके पास क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। दोनों एनालिसिस क्या बताते हैं इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन की कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे एलिमेंट्स की, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट का मैस कितना है। जब हमें एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन और मैसेज का पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली हम कंपाउंड को रिकग्नाइज करने में, पहचानने में ज़रा और करीब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एनालिसिस में ही डेफिनेशन सीखी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की, और इसका फार्मूला भी देखा। उससे रिलेटेड एग्जांपल थी, मैंने आपसे कहा था कि आप सॉल्व कीजिएगा, बल्कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में मेरा ख्याल 14-15 है, उसे भी आपने देखना है। नेक्स्ट हमने एम्पिरिकल फार्मूला स्टार्ट किया। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, हमने डेफिनेशन डिस्कस की कि सिंपलेस्ट फार्मूला जो कि किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताएगा, उसे आपने एम्पिरिकल फार्मूला का नाम दिया। उसकी एग्जांपल्स भी हमने देखी। बेटे आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, डिटरमिन करना चाहते हैं, तो देयर आर 4 स्टेप्स टू डिटरमिन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन अननोन कंपाउंड। और वो 4 स्टेप्स क्या हैं, मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम उन 4 स्टेप्स को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स मालूम करेंगे इन दैट गिवन कंपाउंड, जिसका एम्पिरिकल फार्मूला आपने मालूम करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, कैलकुलेट या डिटरमिन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन दैट गिवन कंपाउंड। अब परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे, इसे हम लास्ट टॉपिक में ब्रीफली डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा, आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। अब ये आप कैसे मालूम करेंगे, नेक्स्ट मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम ये नंबर ऑफ मोल मालूम कैसे करेंगे। बाय डिवाइडिंग परसेंटेज या मैस, दोनों में से कोई भी चीज आप लिख सकते हैं, परसेंटेज या और मैस किसके साथ आप डिवाइड करेंगे, बाय एटॉमिक मैस। जिस एटम की आपने परसेंटेज मालूम की, उस परसेंटेज को या उस एटम का जो ग्राम्स में गिवन मैस होगा उसे आप डिवाइड करेंगे एटॉमिक मैस से, और इस तरह आप नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे। थर्ड स्टेप बेटे आपके पास होगा, आपने एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कैलकुलेट एटॉमिक रेशो। नेक्स्ट आपने एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करनी है, और ये आप किस तरह करेंगे, बाय यहां पर जो आपने नंबर ऑफ मोल मालूम कर लिए, जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल होंगे, आप तमाम नंबर ऑफ मोल को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे। किस तरह ये चारों स्टेप हम यूटिलाइज करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल में सॉल्व भी करूंगा। फिलहाल आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कैसे आप करेंगे जी ये, बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल।
कि जो भी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल आए, फॉर एग्जांपल कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, इन सब के नंबर ऑफ मोल आपने कैलकुलेट कर लिए। अब आप देखेंगे कि इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल किसके हैं। जिसके भी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल होंगे आप उनसे बाकी सब के वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। लास्ट आपके पास स्टेप है मल्टीप्लिकेशन, और ये एक कंडीशनल स्टेप है। ठीक है, मैं पहले लिख दूं यहां पे कि मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर। आपने परेशान नहीं होना, मैं इसकी एप्लीकेशन करूंगा, चीज़ें आपको साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, ये कंडीशनल स्टेप है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि इफ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड कब है, रिक्वायर्ड कब नहीं है? अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में होगा तो उस फ्रैक्शन को होल नंबर में लेके आने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर आंसर ऑलरेडी होल नंबर है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझने के लिए आप एग्जांपल देखिएगा नेक्स्ट पेज पे। एक अस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं। वो कहते हैं जी अस्कॉर्बिक एसिड है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों की परसेंटेज बता दी गई आपको। आपने क्या करना है, आपने अस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। बेटे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपके पास, कहते हैं जी अस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है, आपने उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। जबकि अस्कॉर्बिक एसिड में कार्बन की जो परसेंटेज है दैट इज 40.92 है, आई गेस 92%। हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है दैट इज 4.5 मेरा ख्याल 8 है, और इसी तरह जो ऑक्सीजन की परसेंटेज बता दी गई दैट इज 54.5। अब ये आपको परसेंटेजेस बता दी गई कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। उन्होंने आपसे कहा कि आपने एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करना है अस्कॉर्बिक एसिड का। हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास ये 4 स्टेप्स हैं, हम इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। अब अगर आप एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखें तो परसेंटेज तो ऑलरेडी उन्होंने बता दी कि कार्बन की परसेंटेज 40.92 है, हाइड्रोजन की परसेंटेज 4.58 है, ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो 54.5 है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड। तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ कि ये स्टेप तो ऑलरेडी हमें सोल्ड फॉर्म में मिला। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आपने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, जिसे आपकी बुक ग्राम एटम लिखेगी या ग्राम मोल लिखेगी। आपने परेशान नहीं होना, अगर ग्राम एटम लिखा हो तो इट मीन्स नंबर ऑफ मोल ही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। अब नेक्स्ट है जी आपके पास नंबर ऑफ मोल आपने कैलकुलेट करने हैं। तरीका क्या है? बाय डिवाइडिंग। किसके साथ आपने डिवाइड करना है? परसेंटेज को या मैस को? किसके साथ? एटॉमिक मैस के साथ। अब मैंने लास्ट भी आपसे बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि बेटे परसेंटेज या मैस आप दोनों एक ही चीज़ कंसिडर करेंगे, क्योंकि परसेंटेज इज ऑलवेज आउट फ्रॉम 100। तो अगर हमें एलिमेंट्स की परसेंटेज बता दी जाए तो हम कंपाउंड का मैस 100 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल के लिए मैं लिखूंगा जी कि नंबर ऑफ मोल किसके जी? सबसे पहले कार्बन के लिए। फॉर्मूला आपके पास क्या है? आपने डिवाइड करना है परसेंटेज को किसके साथ? एटॉमिक मैस के साथ। तो परसेंटेज आपके पास बेटे 40.92, आपने इसे डिवाइड करना है कार्बन का मैस दैट इज 12। आपके पास आंसर आएगा मेरा ख्याल है 3.41। आप ज़रा आंसर को भी कंफर्म करते जाइएगा साथ साथ। नेक्स्ट अगर आप देखें तो परसेंटेज आप मालूम करेंगे किसकी? हाइड्रोजन की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसे रिमूव कर लेते हैं साथ साथ बेटे।
जी। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे जी नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब आपने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेने हैं। फार्मूला वही है कि हाइड्रोजन की परसेंटेज को हाइड्रोजन के मास के साथ आप डिवाइड करेंगे। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज हमारे पास क्या है जी 4.58, ठीक है। आप इसको हाइड्रोजन के मास के साथ 1.008 के साथ आप डिवाइड करेंगे, आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपने मालूम करनी है, सॉरी नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन लिख रहा हूँ बेटे। ऑक्सीजन के मोल मालूम करने के लिए आप ऑक्सीजन की परसेंटेज को आप डिवाइड करेंगे किसके साथ जी, ऑक्सीजन के मास के साथ, विच इज 16। तो आपके पास आंसर सेम आएगा 3.41। आप कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन के लिए भी परसेंटेज का जो है वो आंसर देख सकते हैं बेटे, सॉल्व करके आप देखिएगा इसे। नेक्स्ट आपने करना क्या है, थर्ड स्टेप आपने एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करनी है। एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप तीनों के जो नंबर ऑफ मोल हैं, तो बात हो रही थी जी नंबर ऑफ मोल्स की, तो 4.54 आई गेस इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, आपने सबसे पहले परसेंटेज मालूम कर ली। नेक्स्ट आपने नंबर ऑफ मोल मालूम करने थे, कैसे परसेंटेज को आपने मास से डिवाइड किया, एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करके आपने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिए। थर्ड स्टेप आपके पास है, आपने एटॉमिक रेशो मालूम करनी है। कैसे, ये जो नंबर ऑफ मोल आपके पास आंसर्स आ रहे हैं, आप इन तीनों को डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल के साथ। तो बेटे मैं साथ साथ रिमूव करूंगा जगह बनाने के लिए, ज़रा देखते रहिएगा साथ साथ। ये फर्स्ट 2 स्टेप मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, होपफुली आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करनी है। एटॉमिक रेशो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 आपके पास एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन के नंबर ऑफ मोल आपके पास कितने आए, दैट इज 3.41। उसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है, रेशो हाइड्रोजन, इसके नंबर ऑफ मोल कितने आए 4. मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू लिखूंगा 4.54। उसके बाद दोबारा से रेशो, ऑक्सीजन की बारी आ गई, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल कितने आए 3.41। बेटे आप क्या करेंगे, आप इन तीनों को उस नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे जो स्मॉलेस्ट है। ऑब्वियसली 3.41 स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है, तो आप डिवाइड कर दें 3.41 से, डिवाइड कर दें 3.41 से, डिवाइड कर दें 3.41 से, आपके पास आंसर आएगा 1.33 रेशो 1। अब ये जो एटॉमिक रेशो हमने कैलकुलेट कर ली, अब नेक्स्ट स्टेप था मल्टीप्लिकेशन, और मैंने कहा था इफ रिक्वायर्ड। मल्टीप्लाई आप तब करेंगे अगर आपका कोई भी आंसर होल नंबर नहीं है। अगर तीनों आंसर होल नंबर होते तो 3 स्टेप्स में हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो सेंटर वाला आंसर आपके पास जो है वो फ्रैक्शनल है। तो इससे भी होल नंबर बनाने के लिए आप किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि तीनों ही होल नंबर बन जाएं। तो 4th स्टेप की तरफ जा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो अब आप करेंगे क्या, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3 के साथ, तो ये भी 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा और ये भी 3 बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, तो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगा जी 3, 4 और ये भी क्या बन जाएगा 3, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटे जरा देखते जाइएगा, आपने 4th स्टेप भी कर लिया मल्टीप्लिकेशन वाला। अब आप सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला लिख दें, कार्बन की जो रेशियो है वो कार्बन के साथ लिख दें C3, हाइड्रोजन की रेशियो हाइड्रोजन के साथ लिख दें H4 और ऑक्सीजन की रेशियो आप ऑक्सीजन के साथ लिख दें O3। ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है एस्कॉर्बिक एसिड का। मैंने पहले चारों जो स्टेप थे बोर्ड पे बाय वर्ड्स लिख दिए, फिर उनको अप्लाई किया। फर्स्ट स्टेप था परसेंटेज कैलकुलेट करना, परसेंटेज ऑलरेडी आपको गिवन थी, आपने बड़ा इजीली जो है वो परसेंटेज वाला स्टेप जो था वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप था नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, जो परसेंटेज थी
आपने रेलिवेंट एटम के एटॉमिक मास से डिवाइड किया और आपके पास नंबर ऑफ मोल आते गए। कार्बन की परसेंटेज को कार्बन के मास से डिवाइड किया, हाइड्रोजन की परसेंटेज को हाइड्रोजन के मास से, ऑक्सीजन की परसेंटेज को ऑक्सीजन के मास से, आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गए। 2 स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप था एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो लिखने के लिए आपने क्या किया, तीनों एटम्स को रेशो फॉर्म में लिखा, उनके नंबर ऑफ मोल लिखे और नंबर ऑफ मोल को स्मॉलेस्ट आंसर से डिवाइड कर दिया। स्मॉलेस्ट आंसर 3.41 ही है, मैंने 3.41 से डिवाइड किया, 1 आंसर आया, 1.33 आंसर आया, 1 आंसर आया। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल आंसर आ रहा है, तो जब भी फ्रैक्शनल आंसर आएगा आप 4th स्टेप यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप भी लिखेंगे। आपने इससे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि आंसर होल नंबर आ जाए। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 3 द 3, मल्टीप्लाई किया 4 1 3 द 3, तो 3 आपने कार्बन के साथ लिख दिया, 4 आपने हाइड्रोजन के साथ लिख दिया और 3 आपने ऑक्सीजन के साथ लिख दिया। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला बन गया और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C6H8O6। अगर आप याद रखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, C6H8O6। नहीं जी बेटे, ये आपके पास था डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आएगा दैट इज आल्सो अबाउट एम्पिरिकल फार्मूला और ये होगा बाय कंबस्शन एनालिसिस। तो डिफरेंस क्या है, आपने ये 4 स्टेप सीखे, आप डायरेक्ट 4 स्टेप से एम्पिरिकल फार्मूला बता सकते हैं, तो कंबस्शन एनालिसिस वाला टॉपिक बताने की ज़रूरत क्या है। दोनों टॉपिक्स में डिफरेंस ये है कि इन 4 स्टेप्स में परसेंटेज आपको गिवन थी। अगर आप ये एग्जांपल देखें तो परसेंटेज आपको गिवन थी। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज ना बताई जाए, आपको जस्ट एक सैंपल दे दिया जाए कि ये कोई सैंपल है, अननोन कंपाउंड है कोई भी, आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। अब एम्पिरिकल फार्मूला बताने के लिए 4 स्टेप्स ही हम फॉलो करते हैं, लेकिन 4 स्टेप्स में हमें फर्स्ट स्टेप का नहीं पता, यानी कि परसेंटेज हमें मालूम करने का नहीं पता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको परसेंटेज भी नहीं बताई गई तो पहले परसेंटेज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड की कंबस्शन एनालिसिस करवाएंगे। कंबस्शन एनालिसिस से हमें उस कंपाउंड में मौजूद जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है स्पेशली, इनकी परसेंटेज पता चलेगी। जब परसेंटेज पता चल गई, नेक्स्ट आगे स्टेप वैसे ही कंप्लीट करते हुए आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटे हमारे पास टॉपिक आ रहा है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस बड़ा इजी टॉपिक है। मोस्टली हम डायग्राम देख के परेशान हो जाते हैं, शायद पता नहीं इस टॉपिक में क्या है या समझना मुश्किल है। तो कंबस्शन एनालिसिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। मैं दोबारा ज़रा बात को रिपीट करते चलूँ। हम एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर रहे थे, हमने 4 स्टेप पढ़े एम्पिरिकल फार्मूला के लिए, परसेंटेज, नंबर ऑफ मोल, एटॉमिक रेशो, मल्टीप्लिकेशन। अब अगर परसेंटेज नहीं गिवन तो परसेंटेज को मालूम करने के लिए हमें कंबस्शन एनालिसिस जो है वो देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस। मैं हेडिंग लिख रहा हूँ जी यहाँ पे, कंबस्शन एनालिसिस। अब कंबस्शन एनालिसिस हम कर क्यों रहे हैं, या कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज हम मालूम कर सकते हैं बाय दिस मेथड। तो वो कहते हैं जी कि सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं इनकी आप परसेंटेज मालूम कर सकते हैं बाय कंबस्शन एनालिसिस। परसेंटेज ऑफ 3 एलिमेंट्स हैं जी, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। मैं यहाँ पे ओनली लिख देता हूँ कि सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स की परसेंटेज आप मालूम कर सकते हैं बाय दिस मेथड। ठीक है, आपके पास जो सोल प्रोडक्ट बनेगी
यानी कि जो मेन प्रोडक्ट आपके पास बनेगी, जो मेजर प्रोडक्ट आपके पास बनेगी फाइनली, उसमें आपके पास क्या क्या होगा, कार्बन को ऑक्सीजन मिलेगी तो कार्बन जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे सोल प्रोडक्ट, इसमें कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी, कार्बन से आपको क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन मिलेगी, देखिए इन तीनों एलिमेंट्स को ऑक्सीजन मिलेगी इन दिस मेथड। कार्बन को ऑक्सीजन मिली, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलेगी तो वाटर बनेगा, और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मतलब आपके पास ऑक्सीजन के अलावा जो सोल प्रोडक्ट होगी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये एक दो बातें बेटे आपको याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी, कंबस्शन एनालिसिस। हम एनालिसिस करेंगे किस तरह। एनालिसिस को सीखने से पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। कंबस्शन एनालिसिस का जो ऑपरेटर्स है इसकी सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं बेटे। कहते हैं जी कि आपके पास 4 इसमें सेल आ जाएंगे, 4 चैम्बर आ जाएंगे। मैं उन चारों चैम्बर्स को बनाता हुआ चलता हूँ जी आगे साथ साथ। फर्स्ट जो सेल है ये कंबस्शन सेल है जो मैंने डायग्राम में बनाया। सेकंड जो सेल मैंने बनाया दैट इज अब्जॉर्प्शन सेल, जहाँ पे आपने कोई केमिकल रखा होगा वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए। आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने एक और सेल बना देना है, इसमें और कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो बेटे इसको स्टार्ट करते हैं डायग्राम को। ये आपके पास इनलेट है, ज़रा साथ साथ डायग्राम को समझ लीजिएगा। ये आपके पास इनलेट है, यहाँ से हम उस सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसमें हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कंबस्शन होगी। नेक्स्ट ये आपके पास सेल है जिसमें मैग्नीशियम परक्लोरेट मौजूद है। इसमें बेटे मैग्नीशियम परक्लोरेट मौजूद है, MgClO4 होल ट्वाइस। मैग्नीशियम परक्लोरेट का काम क्या है, ये रिएक्शन के दौरान बनने वाले वाटर को अब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट सेल में आ जाएं तो यहाँ पे 50% KOH मौजूद है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50% KOH। KOH क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पे अगर कोई दूसरी इम्प्योरिटीज हैं तो वो एज इट इज आपको मिल जाएंगे। ये जस्ट डायग्राम है, मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा, साथ साथ हम डायग्राम को डिस्कस भी करते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई अननोन कंपाउंड दे दिया गया और आपसे कहा कि बताइए कि इस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले उस सैंपल में से आप थोड़ा सा वेट सैंपल लेंगे मिलीग्राम्स में, यानी कि जो आप सैंपल लेंगे आपको उस सैंपल का मैस पता होगा कि आपने कितने मिलीग्राम सैंपल लिया, और उस सैंपल को आप कंबस्शन ट्यूब में फिट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये प्रोसेस आप कंप्लीट किस तरह करेंगे। आप लिखेंगे कि वेड अमाउंट, यानी कि आपको पता है कि आपने कितना सैंपल लिया। वेड अमाउंट ऑफ सैंपल प्लेस्ड इन कंबस्शन ट्यूब। ये आपके पास ऑपरेटर्स है, ये कंबस्शन सेल है, लेकिन इस कंबस्शन सेल से भी पहले कंबस्शन ट्यूब है जिसमें इस जगह पे आपने सैंपल जो था उसे प्लेस किया।
और इस ट्यूब को अब आप इस फर्नेस में फिट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे कि आपने ट्यूब को क्या किया, फर्नेस में आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया, फिट कर दिया। अब कंबस्शन करवानी है, कंबस्शन हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, आप ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। किस पर्पस के लिए, कंबस्शन के लिए। अब कंबस्शन होगी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन जलेगी ऑक्सीजन की मौजूदगी में और ये कन्वर्ट होगी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका मतलब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हाइड्रोजन जलेगी तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड यानी कि वाटर बनेगा और ऑक्सीजन भी बनेगा, जिससे हम कैसे मालूम करेंगे उससे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि कार्बन जो है ये किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास 50% KOH मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 50% KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगी। इसी तरह हाइड्रोजन कन्वर्ट होगी किसमें, वाटर में, H2O में, और इस H2O को अब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास क्या है जी, मैग्नीशियम पर क्लोरेट है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MgClO4 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम पर क्लोरेट। होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, वाटर बना। यहाँ पे मैग्नीशियम पर क्लोरेट क्या करेगा, ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब वाटर सारा यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया, पीछे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। नेक्स्ट सेल में जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को KOH जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगी। अब अक्सर डायग्राम बनाते हुए मैं भूल जाता था कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अब्जॉर्ब करेगा और वाटर को कौन अब्जॉर्ब करेगा। तो मैंने इस तरह याद रखा कि कार्बन डाइऑक्साइड B काफ से शुरू होता है और KOH भी, तो सेम लेटर जो है वो एक दूसरे को अब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो 50% KOH कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा और वाटर को MgClO4। लेकिन आपने लिखते हुए ख्याल रखना है कि वाटर वाला सेल पहले होगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाला सेल बाद में होगा। यहाँ पे MCQ के लिहाज से एक दो बातें बताता जाऊँ कि ये जो चेंज आ रहा है यहाँ पे, ये आपके पास फिजिकल चेंज है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये फिजिकल चेंज होगा, और ये जो रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे, सॉरी KOH मिलेंगे, ये आपके पास केमिकल चेंज होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, KOH बेसिक है, एसिड बेस मिलेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी। लेकिन ये फिजिकल चेंज है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, जस्ट जो है वो साथ साथ होंगे। ये नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो MgClO4 होल ट्वाइस थी, इसका मैस आपको मालूम था, और यहाँ पे जो KOH थी इसका मैस भी रिएक्शन से पहले दोनों के मैसेज आपको पता थे। आपने कंबस्शन करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड को KOH ने अब्जॉर्ब किया, वाटर को MgClO4 ने अब्जॉर्ब किया। अब दोनों के मैसेज रिएक्शन से पहले आपको पता थे, रिएक्शन हुआ, अब्जॉर्बेंस हुई। अब अब्जॉर्बेंस के बाद ओबियसली इनके मैसेज चेंज हो जाएंगे। MgClO4 होल ट्वाइस ने वाटर अब्जॉर्ब किया, तो जितना वाटर अब्जॉर्ब किया उतना मैस बढ़ जाएगा। इसी तरह KOH का मैस भी उतना बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद अगर आप इनके मैसेज कैलकुलेट करें तो इनके मैसेज के जो डिफरेंस हैं वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मैस बता देंगे और साथ में वाटर का मैस बता देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कैन बी कैलकुलेटेड by the difference of masses of KOH and MgClO4. Mass of carbon dioxide and water calculated. आपने कैलकुलेट किए, मैं सारी लाइन नहीं यहाँ पे लिख पा रहा, लेकिन मैंने बता दिया कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद आप इन दोनों के मैसेज मालूम करें। मैसेज में रिएक्शन से पहले जो मैस था और रिएक्शन के बाद जो डिफरेंस आएगा, एक्चुअली KOH का जो मैस डिफरेंस आएगा उसमें उतना कार्बन डाइऑक्साइड होगा और MgClO4 होल ट्वाइस में उतना ही वाटर होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मैसेज जो थे वो मालूम कर लिए। जी बेटा नेक्स्ट मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ज़रा इसको एक बार देख लें गौर से। हमने किया क्या, हमने कहा कि कंबस्शन एनालिसिस सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए हम यूज़ करते हैं। सोल प्रोडक्ट इसमें बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मैंने डायग्राम बताई आपको, 4 स्टेप्स में डायग्राम बताई, जिसमें ये सबसे पहले कंबस्शन सेल था, फिर उसके बाद वाटर अब्जॉर्बर सेल था जिसमें MgClO4 होल ट्वाइस मौजूद था, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर सेल था जिसमें 50% KOH मौजूद था, और उसके बाद अदर इम्प्योरिटीज़ के लिए किस तरह रिएक्शन हुआ मैं साथ साथ लिखता गया। मैं फाइनल में लास्ट में एक बार दोबारा फिर इसे रिवाइज कर दूंगा। नेक्स्ट लिखने के लिए मुझे बेटा ये रिमूव करना है, ज़रा आप लेक्चर साथ साथ नोट करते रहा करें ताकि आपके अपने लेक्चर नोट्स बनते रहें और आपको आसानी हो। ले बेटे अब हमने करना क्या है, हमने कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करनी है। अब परसेंटेज बाय फार्मूला मालूम करेंगे हम, ठीक है। तो कैसे किस तरह ज़रा साथ साथ देखते रहिएगा। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन है जी, किस तरह हम मालूम करेंगे कि यहाँ पे जो आपने मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम किया वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय वो कंपाउंड जिसमें आप कार्बन की परसेंटेज मालूम कर रहे थे। तो आप लिखेंगे जी मैस ऑफ कंपाउंड। ये मैस ऑफ कंपाउंड कौन सा है, एनालिसिस के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा कि ये जो कंपाउंड जिसमें आपने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मालूम करनी है इसका आप वेट मैस लेंगे, और ये वो वेट मैस है, वेट अमाउंट है इसकी, ठीक है। उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे जी किससे, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस या मैस ऑफ कार्बन 12 बाय मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे जी, 100 से। तो बेटे इस तरह आप परसेंटेज मालूम कर सकते हैं जी किसकी, कार्बन की। नेक्स्ट अगर आप देखें तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपने कैलकुलेट करनी है। सेम फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये आप किस तरह मालूम करेंगे, हाइड्रोजन से वाटर बना था तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैस ऑफ वाटर, और ये आपको कैसे पता चला, ऑब्वियसली MgClO4 के मैस डिफरेंस से। रिएक्शन से पहले अगर MgClO4 का मैस 0.5 ग्राम था लेट्स से, और रिएक्शन के बाद 0.6 हो गया, तो 0.1 का डिफरेंस आया, तो इसका मतलब 0.1 इसमें वाटर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट आप लिखेंगे जी बिल्कुल वैसे ही, मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई आप करेंगे जी किससे, हाइड्रोजन का मैस दैट इज 1.008 डिवाइडेड बाय वाटर का मैस दैट इज 18, और आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे जी, 100 से। ले बेटे इस तरह आपने हाइड्रोजन का भी मैस मालूम कर लिया, और फाइनली आपने ऑक्सीजन के लिए देखना है। इसे आप ज़रा 2.016 लिख लें, ये हाइड्रोजन H2 के लिए है। नेक्स्ट आप ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए कोई वैल्यू गिवन नहीं थी, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करने के लिए हम डिफरेंस मेथड मालूम करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस मालूम जो है वो अप्लाई करेंगे। ये किस तरह होगा, परसेंटेज हमें पता है बेटा हमेशा 100 में से है, तो 100 में से अगर आप माइनस कर दें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को, तो ऑब्वियसली जो बाकी बचेगा वो ऑक्सीजन के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को 100 में से माइनस करेंगे तो बाकी 100 में जो वैल्यू बचेगी वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। तो इस तरह बेटे आप परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। दोबारा आज का जो काम हमने किया मैं फाइनली बताता चलूँ। हमने एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन सीखी। मैंने कहा जी 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप परसेंटेज, दूसरा स्टेप नंबर ऑफ मोल, तीसरा स्टेप एटॉमिक रेशियो, फोर्थ स्टेप मल्टीप्लिकेशन। अब वो किस तरह मैंने एग्जांपल भी सॉल्व की, बताया भी आपको। फिर मैंने कहा जी कंबस्शन एनालिसिस आप कब इस्तेमाल करेंगे अगर परसेंटेज आपको नहीं गिवन। तो सबसे पहले आप परसेंटेज मालूम करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट आप चलते जाएंगे। कंबस्शन एनालिसिस किस तरह जो है वो आप यूज़ करेंगे या किस तरह मैंने सारा सिखाया आपको। उसके आपने वेट अमाउंट ऑफ सैंपल ली, उसके बाद आपने उसको कंबस्शन ट्यूब में प्लेस कर दिया,
फिर आपने कंबस्टन ट्यूब को आपने फर्नेस में रखा, ऑक्सीजन की सप्लाई की, कार्बन जली और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई जिसको 50% KOH ने एब्जॉर्ब किया, हाइड्रोजन जली वाटर में कन्वर्ट हुई 50 MgClO4 ने एब्जॉर्ब किया, और आपने इन दोनों के मैसेज, इनके मैसेज आपने रिएक्शन से पहले और बाद में नोट किए, और इनके मैसेज में जो डिफरेंस था वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मैस बता रहे थे। फिर आपने कार्बन की परसेंटेज के लिए कार्बन का फार्मूला यूज़ किया, हाइड्रोजन के लिए ये फार्मूला, और ऑक्सीजन के लिए आपने डिफरेंस मेथड यूज़ किया। बेटा इसके साथ ही एग्जाम्पल है, वो आपका टास्क है, आपने उसे सॉल्व करना है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, आप इसे अच्छे तरीके से देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम हुई तो बेटे आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, इसे अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा, अपने लेक्चर नोट्स बनाइएगा बेटे, अपने घर पे रहें, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू बेटे।